The last class we have started nutrition in human and we have drawn a diagram. Once again I am drawing a diagram for all of you to just see it how the diagram will be drawn. This is mouth, this is buccal cavity, this is esophagus, and this esophagus moves like this to form stomach. After the formation of stomach, a U-tube, a U-shaped structure will be formed. This is known as duodenum. This duodenum moves downward, and you can left out here because आगे जो है तो वो small intestine आएगा. And from here you will start forming large intestine. इस तरीके से आप इसको large intestine बनाना है. लाइक दिस. और ये जो अपन ने पहले यहाँ छोड़ा हुआ था डिओडिनम करके, ये बाद में यहाँ एक्चुअली में कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है जो यहाँ आके जुड़ता है. तो ये एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगा. ये कहलाएगा आपका माउथ. माउथ में यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. पहली एक होगी टीथ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे. दूसरा होगा टंग. ये दोनों के बारे में बात करेंगे. ये कहलाता है पोर्शन बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे जो फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे. आफ्टर दैट ये जो पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एसोफेगस. डाइजेशन के नाम पर आप ये देखें तो इसका वैसे कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है. ये एक्चुअली में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, पाइप की तरह काम करता है बक्कल कैविटी से स्टमक तक. दिस पोर्शन इज नोन एज स्टमक. यहीं पर एक्चुअली में ये पेट है आपका जहाँ पर फूड स्टोर होता है. हालांकि डाइजेशन हम अभी तक ये सोचते आते थे कि स्टमक ही है वो पार्ट जहाँ पर डाइजेशन होता है, बट एक्चुअली में डाइजेशन केवल स्टमक में नहीं होता है. स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है. सॉरी. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टमक की जहाँ तक मैं बात करूँ, स्टमक में ही केवल डाइजेशन नहीं होता. स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है. बाकी दूसरे और पार्ट हैं जहाँ डाइजेशन होता है, क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं केवल प्रोटीन नहीं होता, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है. सो बी क्लियर देखिए केवल स्टमक भर में डाइजेशन नहीं होता. स्टमक जैसे ही खत्म होता है वैसे एक यू शेप स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, यू शेप स्ट्रक्चर है. दरअसल यहीं से शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है. दरअसल ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिओडिनम. ये डिओडिनम है. और डिओडिनम के बाद ये जो लास्ट पोर्शन है छोटा सा, इसके लिए एक वर्ड आता है जेजनम. और जैसे ही ये अंदर की तरफ एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है ये कहलाता है इलियम. तो टोटल 3 पार्ट हो गए. पहला हो गया डिओडिनम, दूसरा हो गया जेजनम जो कि एक कनेक्टिंग पार्ट है, और तीसरा हो गया क्या, इलियम. तो ये 3 पार्ट मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर लास्ट में आके एक जगह पे जुड़ता है. ये जिस जगह पे जुड़ता है इसको कहते हैं अपेंडिक्स. और अपेंडिक्स से शुरू होता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन. ये पूरा स्ट्रक्चर जो है तो किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का. ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो पूरा स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन है. ये पूरा स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो पूरा है ये कहलाता है कोलोन. और कोलोन के लास्ट में यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं रेक्टम, जहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है. और फिर लास्ट में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे कहा जाता है एनस. सो फाइनली ये एक तरीके का डायग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा किसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 और ग्लैंड हैं जो अक्सर आपको डायग्राम में पहले आप ये इतना डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आखिरी के जो 2 डायग्राम है वो कहाँ पे बनते हैं, ये यहाँ पर बनेगा. एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, ये कहलाता है लीवर. और दरअसल लीवर का जितना सिक्रीशन होता है वो एक स्ट्रक्चर में आता है यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, गॉल ब्लैडर.
सो लीवर का जो भी सिक्रीशन होगा वो गॉल ब्लैडर में आके कंसंट्रेट होता है, इकट्ठा होता है, या यूँ कहिए कि वहाँ पे थोड़ा उसकी प्रोसेसिंग होती है, और वो पूरा का पूरा सिक्रीशन यहाँ पर एक साथ ओपन होता है। किसके थ्रू? यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं क्या? पैंक्रियास। सो पैंक्रियास का सिक्रीशन और लीवर का सिक्रीशन, ये दोनों का एक ही ट्यूब के साथ होता है। कहाँ पर सिक्रीशन, कहाँ पर सिक्रीशन होता है? डिओडिनम में सिक्रीशन होता है, या डिओडिनम में आकर वो गिरते हैं। यानी लीवर का सिक्रीशन भी डिओडिनम में गिरता है और पैंक्रियास का सिक्रीशन भी डिओडिनम में गिरता है। तो जो भी फूड मटेरियल स्टमक से आगे की तरफ डिओडिनम की तरफ आता है वो इस सिक्रीशन के थ्रू, इनमें जो भी होता है, एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, जो भी होते हैं, उनके थ्रू डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। सो दिस इज अ डायग्राम। कौन सा पार्ट कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। कौन सा पार्ट, नेमिंग ऑफ द पार्ट कहता है, 1 ABCD करके लिख देता है, आपको नेम आउट करना होता है। लास्ट वाला जो ऑनलाइन टेस्ट हमने लिया था उसमें भी हमने क्वेश्चन दिया था इस तरीके से नेमिंग करने का। तो आपको ये याद, तो 2-4 बार यदि आप डायग्राम बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी डायग्राम भी बनने लगेगा और पार्ट भी याद हो जाएंगे। जब एक बार पार्ट और डायग्राम याद हो जाएंगे तो बड़ा आसान होगा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना। As I already told you that in mouth we have 2 structure. One is teeth and another is tongue. So when you take the food through the mouth, what will happen first? By the help of teeth, we break down the food material into the small pieces. Then what is the use of this tongue? This tongue is also used in the food to mix the watery fluid प्रेजेंट इन माउथ। मज़ेदार बात यह है कि कभी भोजन को आप अपने मुंह पे रखिए, थोड़ी देर बाद अपने आप मुंह में कुछ लिक्विड सा आना शुरू हो जाता है। दरअसल उसको मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग करता है। ये दरअसल वाटरी फ्लूइड है क्या? ये वाटरी फ्लूइड को कहते हैं हम क्या? सलाइवा, जो एक्चुअली में सिक्रीट होगा कहाँ से? बक्कल कैविटी से। मैंने जब आपको डायग्राम दिखाया था तब मैंने कहा था कि इस तरीके का माउथ होगा, ये क्या स्ट्रक्चर कहलाएगा, लाइक दिस। सो ये माउथ में यहाँ पर टीथ होंगे, यहाँ पर ये टंग लगी होगी, और ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है बक्कल कैविटी, जहाँ से ये सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा रिलीज होता है जिस स्ट्रक्चर से, उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? सलाइवरी ग्लैंड। 3 तरीके के होते हैं, हायर क्लासेस में आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। पैरोटिड है, मैक्सिला है, और पर वो अभी फिलहाल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जानकारी टीथ और टंग के बारे में दे दूँ। जहाँ तक टीथ की बात है, ह्यूमन बींग की यदि मैं बात करूँ तो टीथ आप यदि लोअर जॉ देखें अपना और अपर जॉ, 2 तरीके का होगा, एक नीचे का जबड़ा, एक ऊपर का जबड़ा। याद रखिए, जैसे नीचे के जबड़े में दांतों का अरेंजमेंट होता है, ठीक वैसा ही अरेंजमेंट ऊपर के जबड़ों में ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं। नीचे के जबड़ों में को भी यदि आप ऐसे आधे में आप डिवाइड कर लें तो आप ऊपर को भी कर सकते हैं। तो यदि मैं इनको 2 भागों में डिवाइड कर लूं तो मैं ये पाऊंगा कि सबसे पहले 2 यहां पर इस तरीके के इंसीजर होते हैं, फिर उसके बाद एक सिंगल सा होता है जिसे हम कहते हैं कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर, और लास्ट में होते हैं 3 मोलर। दरअसल ये अरेंजमेंट ही, इंसीजर 2, कैनाइन 1, देन प्रीमोलर 2 और मोलर 3। तो ये अरेंजमेंट है 2 1 2 3 का। तो यानी यदि आप देखें तो 2 1 2 3 8 दांत आपके लोअर जॉ में होंगे, ऐसे ही 8 दांत आपके अपर जॉ में होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 16, और ऐसे ही अपर जॉ में भी आपको 16 दांत। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग में टोटल 32 दांतों की बात कही गई। फॉर्मूला की बात मैं यदि करूं तो इनको 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16/16 इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा जाता है। थोड़ा सा समझने के लिए समझ जाइए। इंसीजर फावड़े के आकार के होते हैं, इस तरीके के दांत होते हैं जिनमें आप खासकर इनसे आप किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं। जब आप सेब खाते हैं तो आगे के इन्हीं इंसीजर, इन्हीं चारों
चारों दांतों से आप किसी चीज को खाने का काम करते हैं, तो इंसीजर होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कैनाइन, दोनों साइड में एक एक होते हैं। कैनाइन नाम से ही क्लियर है, जिस तरीके से हम कुत्तों को भी कैनाइन्स ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके वो चीरने फाड़ने वाला काम करते हैं। तो जब भी कोई आपको भोजन चीरने फाड़ने वाला होगा, वो आपको इस कैनाइन की मदद से करना होगा। आपको गन्ना आपने दिखाया होगा छील के खाना होता है, तो आप इस सामने वाले 4 दांतों से गन्ना नहीं खा सकते। आपको उसके लिए आइदर ये वाले टीथ का या ये वाले टीथ का उपयोग करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा निकुला होगा। आप घर में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा कैनाइन होता है, ठीक है ना। यही जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं कैनाइन्स, तो ड्रैकुला का फॉर्मेशन होता है। खैर, जहां तक रही बात प्री मोलर की, तो प्री मोलर ये और मोलर दोनों जो है तो क्या नाम से चेविंग पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन प्री मोलर और मोलर दोनों में, इनमें जो है तो क्या नाम से ग्रुप्स का अंतर होता है। इनमें थोड़ा कम ग्रुप्स होते हैं, इनमें ज्यादा ग्रुप्स होते हैं। तो मेस्टिकेटिंग करने का काम, चबाने का काम ये करते हैं। हाँ, ये बात और जहां ध्यान रख लीजिए कि इंसीजर, कैनाइन और प्री मोलर ये सभी के सभी टेम्परेरी टीथ में आते हैं, यानी कि ये एक बार उगते हैं, गिर जाते हैं, फिर दोबारा उगते हैं। जबकि मोलर ये परमानेंट टीथ कहलाते हैं, ये एक ही बार उगते हैं और एक ही बार रहते हैं। दोबारा ये, यदि एक बार ये गिर जाए तो ये दोबारा नहीं उगते। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में टोटल, अब मुझे बताइए कि कितने टेम्परेरी टीथ हैं और कितने परमानेंट टीथ। तो आप जब काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 आपके टेम्परेरी टीथ और 12 आपके परमानेंट टीथ। तो ये आपको डेटा मिलेगा। इज देयर एनी डाउट? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक टंग को लेकर ले लेते हैं। जहां तक टंग की बात है, तो टंग में इस तरीके का आपकी जो जीभ होती है, इसमें एक्चुअली में टेस्ट बड पाए जाते हैं। सामने का पोर्शन जहाँ मिठाई के लिए होता है, स्वीट के लिए होता है। इस तरफ का ये दोनों पोर्शन जो है तो सॉल्ट के लिए होते हैं। ये जो है तो क्या नाम से बिटर के लिए होता है, कड़वे लगने के लिए। और तो इस तरीके से ये यहाँ पर अलग अलग तरीके की टेस्ट बड पाए जाते हैं। आपको लगता होगा कि यदि टेस्ट बड स्वीट का केवल सामने है तो हमको यहाँ कैसे पता चलता है? दरअसल जो वाटरी फ्लूइड होता है, सलाइवा होता है, जब वो भोजन के साथ मिलता है तो वो भोजन को चारों तरफ, जीभ के चारों तरफ फैला देता है। और जिस नेचर का फूड होता है, उस नेचर का हमें टेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अपने भाई के साथ सामने वाले पोर्शन में मीठे के अलावा और कोई दूसरा, उसकी आंख में पट्टी बांध के और उसको सामने बैठा लीजिए, और उसमें जो है तो कोई दूसरा जो है तो क्या नाम से फूड ड्रॉप करिए। जब तक वो सलाइवा से मिक्स नहीं करेगा, वो इस पर टेस्ट नहीं बता पाएगा, अनटिल और अनलेस जो आपने फूड मटेरियल डाला है वो मीठा ना हो। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया रिगार्डिंग माउथ को लेकर। इसके साथ दूसरा टॉपिक में हम बात करते हैं किसमें? सलाइवा को। Of small intestine, when food from the stomach moves to the duodenum, there are enzymes present in duodenum, in small intestine. In duodenum there are two structures, liver and pancreas. They also release their juices in the duodenum. So how the process of digestion take place? So actually small intestine is the area where complete digestion take place. Means here digestion of carbohydrate, protein, fat, तीनों चीजों का होता है। आपने ध्यान दिया होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने कहाँ देखा था? माउथ में देखा था। प्रोटीन का डाइजेशन हमने कहाँ देखा था? स्टमक में देखा था। फैट का डाइजेशन कहीं नहीं देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। पूरा का पूरा प्रोटीन जो है तो क्या नाम से वो स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट फाइनली नहीं डाइजेस्ट हुआ रहता है, वो स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हर एक कंपोनेंट फुली तरीके से जो है तो डाइजेस्ट होता है। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल होती है जब ये फूड पहुंचता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है यहाँ पर दो ऑर्गन लगे हुए हैं, एक तो है लीवर, दूसरा है क्या? पैंक्रियास। ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। यदि मैं लीवर की बात करूं तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लीवर का जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट मीन्स जैसे आप चाय चाहा दीजिए, बाद में उसको काफ़ी 1 बार 2 बार 3 बार
उबालते रहिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो मिठास है वो कंसंट्रेट हो जाएगी, जो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। बाकी आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कंसंट्रेशन और डाइल्यूट में अंतर। सो लीवर से जो भी सिक्रीशन निकल रहा है वो कंसंट्रेट होकर कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर। कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और इस गॉल ब्लैडर में जो सिक्रीशन स्टोर होता है उस सिक्रीशन का नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम है उसका, बाइल जूस, क्योंकि गॉल ब्लैडर में तो बाइल जूस। बाइल जूस में दरअसल दो चीजें पाई जाती हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। दरअसल बाइल पिगमेंट में भी दो हैं, सोडियम थारोकोलेट एंड और सोडियम टोरोकोलेट। मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। बाइल पिगमेंट हैं जिनमें आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मिल जाएंगे। तो दरअसल ये सब मिलकर जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैं उनका डिस्कस जरूर करूंगा। पहला काम होता है इनका कन्वर्शन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ फूड टू बेसिक मीडियम। चूंकि ये सॉल्ट है तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम ये होता है लीवर का कि जो फूड आ रहा है कहाँ से, स्टमक से। स्टमक में मीडियम कैसा है, एसिडिक। कैसा है, एसिडिक। जबकि ये जो यहाँ है, अब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि एंजाइम के साथ खासियत है कि उनका अपना एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसमें वो जो है तो अपना 100% काम करते हैं। तो यदि ये एसिडिक मीडियम का फूड है, ये यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और यहाँ जो एंजाइम मौजूद है यदि वो बेसिक मीडियम में काम करने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही फूड एसिडिक मीडियम वाला यहाँ एंटर करता है, गॉल ब्लैडर से जो निकल रहा हुआ बाइल जूस होता है, उसका काम होता है कि सबसे पहले फूड के मीडियम को एसिडिक से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, बेसिक में, ताकि यहाँ जो दूसरे एंजाइम में बेसिक मीडियम में काम करने वाले वो अपना काम फूड के ऊपर आसानी से कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि इट इमल्सिफाई एक्चुअली इमल्सिफाई फैट और द प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ये क्या है, दरअसल फैट के जो सब्सटेंस होते हैं या फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, लार्जर सब्सटेंस होते हैं, लार्जर पार्ट होते हैं। तो इनको ब्रेक करना, तोड़ना एंजाइम के लिए इतना आसान नहीं होता। तो इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने का काम भी किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, बाइल जूसेस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो भी इसके पहले जो चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे बाद में कि किस तरीके से सोप का फॉर्मेशन होता है, सोप किस तरीके से तेल को या गंदगी को जो है तो कपड़ों से बाहर निकालता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। ठीक वैसे ही यहाँ पर फैट को या ऑयल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। तो दो ये बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो बाइल जूस करता है। हालांकि लीवर का कोई भी सिक्रीशन डाइजेशन में कहीं कोई डायरेक्ट काम नहीं करता, लेकिन चूंकि ये फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए, यानी फैट डाइजेस्ट ही नहीं होगा यदि फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, पहला चीज। और दूसरा, ये जो फूड मटेरियल है जो स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहा है, इसको बेसिक में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, बाइल जूस करता है। देयरफॉर दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज ऑफ विच लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल जूसेस आर स्टडीड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, although they doesn't release any enzyme for the process of digestion। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। Now the next one is, जो अगला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्या है, बगल में लीवर के मौजूद होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। पैंक्रियाज दरअसल दोनों तरीके के रोल प्ले करता है, इंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो क्या रिलीज कर रहा हो, हार्मोन, और एक्सोक्राइन वो होता है जिसका मतलब होता है वो क्या रिलीज कर रहा हो, एंजाइम। हार्मोन यदि आपको याद ना हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आपने वर्ड सुना होगा क्या, इंसुलिन। तो इंसुलिन दरअसल यहीं से रिलीज होता है, कहाँ से, पैंक्रियाज से। लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो डाइजेशन में यूज नहीं होता। हमें मेन ध्यान देना है पैंक्रियाज में कौन सा भी, फिलहाल एक्सोक्राइन नेचर। तो एक्सोक्राइन नेचर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ ट्रिप्सिन रिलीज होता है। दरअसल ये ट्रिप्सिन जो है तो किसका काम करेगा,
प्रोटीन का। अब आप कहेंगे कि सर स्टमक में तो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोटीन का डाइजेशन जब स्टमक में होता है तो वो एसिडिक मीडियम में होता है और वहाँ पर डाइजेशन का काम कौन करता है, पेप्सिन। लेकिन जब यही प्रोटीन आगे बढ़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो चूंकि यहाँ का मीडियम बेसिक होता है तो यहाँ पर पेप्सिन काम नहीं कर सकता। यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम काम करता है, उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। ये भी करता क्या है, प्रोटीन का ही डाइजेशन, लेकिन इसकी ये किस मीडियम में काम करता है, ये बेसिक मीडियम में काम करता है, अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। दूसरा क्या है, लाइपेज। एक बार बाइल जूस के काम करने के बाद जब फैट जो है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाता है, फिर ये लाइपेज जो है तो उन फैट ग्लोब्यूल्स को और जो है तो क्या नाम से पार्टिकल्स को और फाइन पार्टिकल्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। जहाँ तक रही बात कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होने के बाद जो स्टार्च का माल्टोज या किसी भी दूसरे कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा रहता है उसको और फाइन फॉर्म में तोड़ने का काम कार्बोन्यूक्लियोपेप्टेज करके एंजाइम्स हैं, जो बहुत सारे और दूसरे बहुत सारे एंजाइम हैं जो अभी फिलहाल आपको अभी 9th 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। ये दो ढेर सारे एंजाइम हैं जो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फाइनली आप चाहे देखें हमने बात की बाइल जूसेस की, हमने बात की पैंक्रियाज की, हम यहाँ देखें फाइनली पैंक्रियाज के या डियोडिनम के जो भी एक्शन होंगे, डियोडिनम के एंजाइम, यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट माउथ में किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली यहाँ पर टूटकर सिंपलेस्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था ये टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। और तीसरा था क्या, फैट्स या फैटी एसिड्स, ये छूट के किस में हो जाएंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इनमें जो है तो टूट जाएंगे। एंड आई थिंक दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, और ये बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब किए जाएंगे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम क्या है, विलाई। आपने 8th या 9th में भी यह विलाई नाम स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहाँ पर आपने देखा था कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यदि हम आउटर लेयर कुछ इस तरीके की माने तो इनर लेयर कैसी है, कुछ इस तरीके से कॉइल्ड है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इन सरफेस एरिया में ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो इस सिंपलेस्ट डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये न्यूट्रिएंट मटेरियल पास कर दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में चला जाता है, जहाँ से ये सब जितने भी फूड कंपोनेंट हैं इनको जो है तो फिर सर्कुलेट किया जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द फूड न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम द विलाई, द लेफ्ट आउट पार्ट मूव इन लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम है वो है वाटर और लेफ्ट आउट मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो जो फूड में से या जो अनडाइजेस्टेड फूड में से जो वाटर और मिनरल है वो जो बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। और उसके बाद जो फेशियल मटेरियल है वो रेक्टम में आके स्टोर रहता है जब तक कि वो फुल नहीं भरता, एंड देन दिस undigested food is passed away through the anus outside the body. So this is the complete digestive system, digestive process. If any doubt in this digestive system, you have free to ask any question in WhatsApp, I will be answering them.